नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों का प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। इसी बीच एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ी तेजी के साथ गुजरात में विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की रिपोर्ट मांगे। आज सूरत में ओवैसी की रैली के दौरान ओवैसी को काले झंडे दिखाने का वीडियो सामने आया है। साथ ही लोग ओवैसी की रैली में मोदी मोदी के नारे लगाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलावा ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी पूरा जोर लगा रही है। ओवैसी लगातार गुजरात में बैठक कर रहे हैं। चुनावी रैलियों में ओवैसी अल्पसंख्यक वोटों को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। इसी बीच ओवैसी की रैली में ऐसे नारे लगना बड़े सवाल खड़ा करता है। आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की। और आप जानते हैं कि वसीम कुरैशी मजलिस के उम्मीदवार हैं और मजलिस पार्टी का इंतखाबी निशान सिंबल पतंग है। तो मैं आप तमाम से ये गुजारिश रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 1 तारीख के दिन आप सुबह के अवलीन वक्त में अपने घर से निकलकर अपने आप को मुत्तहिद करके पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए, अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए। तो अब ओवैसी की रैली में मोदी के नारे लगना और कांग्रेस का ये बड़ा आरोप बीजेपी पर और एआईएमएम और आप पर कि एआईएमएम और आप बीजेपी के साथी हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस का चुनाव खराब कर रहे हैं। एक दूसरे पे सियासी वार किया जा रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि अगर इस तरह का विरोध है तो क्या वाकई में एआईएमएम जिस इरादे के साथ गुजरात के चुनावी रण में उतरी है, क्या वो पूरा हो पाएगा। और दिलचस्प ये कि लगातार जो त्रिकोणीय संघर्ष है उसमें लगातार नए मोड़ आ रहे हैं और उसी मोड़ में एक मोड़ ये कि आज ओवैसी की रैली में इस तरह का विरोध, काले झंडे दिखाए गए। तो इसका क्या मतलब है और क्या वाकई में ये कोई ऐसा सियासी ट्विस्ट है जिससे चुनाव में राजनीतिक समीकरण इधर उधर हो सकते हैं, ये तमाम बातें। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पता चलेगा कि आखिर चुनाव किस ओर जा रहा है। अभी सब पूरे जोश में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और ऐसे में एआईएमएम की एंट्री गुजरात में विधानसभा चुनाव में। हालांकि सब अलग अलग दावे अपने करते हैं, लेकिन दावों पर खरा कोई नहीं। कांग्रेस में बिल्कुल अंत में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही, प्रवक्ता बीजेपी से, रतन तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस, आनंद त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले अश्विनी जी आपके पास आएंगे। अश्विनी जी, गुजरात में लगातार रोज नया मोड़ आ रहा है कहानी में और आज जब ओवैसी की रैली में मोदी के नारे लगे और काले झंडे दिखाए गए, क्या समझते हैं ये क्या सियासी
गणित है? सुन जी, ये दिखाता है कि माननीय मोदी जी की लोकप्रियता क्या है गुजरात में, भारतीय जनता पार्टी की वहां पर क्या मजबूत स्थिति है, जनता का आशीर्वाद मिला हुआ है। इसलिए चाहे ओवैसी जी की पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, ये सारे लोग किनारे हो चुके हैं और वहां इस समय पूरा गुजरात मोदीमय हुआ है, भाजपामय हुआ है। ये बताने के लिए बहुत काफी है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी और एआईएमएम तो बीजेपी के लिए वोट काटने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा आरोप रघु शर्मा ने लगाया, जो चुनाव प्रभारी है वहां के। रघु शर्मा जी को पंजाब नहीं दिखता है क्या? रघु शर्मा जी को दिल्ली नहीं दिखता है क्या? कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है कि ए टीम है, कहां से सरकार बनी, किसको हरा कर वहां बनाए लोग। रघु शर्मा जी को वो भी दिखना चाहिए। आज कांग्रेस को अमर्यादित भाषा का जो संबोधन हो रहा है, उसके करने से फुर्सत अगर मिले तब तो। इस समय बौखला गई है कांग्रेस और ऊल जलूल कुछ भी बोलते जा रहे हैं। और देखने को मिल रहा है मधुसूदन जी का बयान, उसके बाद हर नेता किस तरीके से बयान दे रहा है। और इन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी को, इस देश के नहीं पूरे विश्व के एक लोकप्रिय नेता को जब जब ये लोगों ने गाली दिया है, तब तक जो है भारतीय जनता पार्टी और मजबूती से उभर कर आई। आज देश में ये दिख गया है देश की जनता को कि हमारे सुख में, हमारे दुख में कौन हमारे साथ खड़ा रहेगा। कांग्रेसियों को तो अब 2.5 राज्यों में लोगों ने समेट दिया है और इन चुनावों में दूर दूर तक कहीं अंदेशा नजर नहीं आ रहा कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। इसलिए ये बौखलाहट जायज है। रघु शर्मा जी कुछ बोल सकते हैं, मिस्त्री जी कुछ बोल सकते हैं, अभी प्रियंका जी और राहुल जी बचे हुए हैं, वो लोग भी कुछ बोलेंगे। वो भी आ रहे हैं बोलने। जी 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 आनंद जी, कैसे देखते हैं जो लगातार गुजरात में अभी जो समीकरण बने हुए हैं और सबके अपने अपने दावे हैं, कैसे देखते हैं उनको? देखिए, गुजरात में जो अभी तक का समीकरण है उसमें इलेक्शन बाईपोलर है, लेकिन उसे यूनिपोलर बनाए जाने का प्रयास चल रहा है। कई सारे लोग तो इसमें ऐसा समझते हैं कि इस बाईपोलर में आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ फाइट कर रही है, लेकिन मेरा ऐसा समझ है जो कि और कांग्रेस की जो जड़ें हैं गुजरात में, खासकर आदिवासी और क्षेत्रों में और जो ग्रामीण क्षेत्रों में, उससे मुझे ऐसा लगता है कि उस बाईपोलर में जो दूसरी पार्टी है बीजेपी के साथ संघर्ष में, वो कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी और अब ये एमआईएम जैसी पार्टियां उसको बाईपोलर बनाने के लिए पूरा एफर्ट्स कर रही हैं। उनको एफर्ट्स करना भी चाहिए, क्योंकि गुजरात बहुत दिनों से बाईपोलर इस राजनीतिक व्यवस्था में चल रहा है। अब वो कितना सफल होंगे, इनके जो प्रयास हैं, वो जनता उसको, गुजरात के लोग उसको कितना अहमियत देंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि दिखने में ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी का वही रवैया है जैसे वो बिहार में जा रहे थे और अपने को बहुत मजबूत दावेदार बता रहे थे, वही वो अब गुजरात में कह रहे हैं। एक बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम्स का गुजरात में, और एक मुस्लिम्स जो हैं गुजरात में, वो कभी ऐसा लगता था कि वो बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हैं, लेकिन पिछले 5-10 सालों में देश की राजनीतिक में जो बदलाव आया है, उसमें निश्चित तौर पर मुस्लिम समाज में भी एक ये बहस आई है कि क्या वो बीजेपी से खिलाफ रह करके वो अपने आप को वही रास्ता दे पाएंगे जो वो देना चाहते हैं, या बीजेपी के साथ जुड़ करके भी उनको वो देखने की बात एक मुस्लिम समाज के लोगों में आई है। ये बड़ी छोटी ग्रुप में है, लेकिन ये बात आई है। तो इस हिसाब से जो है असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों का जो दावा है वो अंदर से तो कमजोर पड़ता दिख रहा है, लेकिन एक बड़ा मेरी जो समझ में आता है कि बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्रीय टेलीविजन मीडिया है
उसके दो बड़े दुलारे चेहरे हैं, एक अरविंद केजरीवाल और दूसरे असदुद्दीन ओवैसी। जी। ये दोनों बड़ा प्यार और दुलार पाते रहे हैं राष्ट्रीय मीडिया, टेलीविजन मीडिया के। उसका उपयोग ये लोग बहुत अच्छे से अपने चुनावों में कर रहे हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि बड़ी गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 8 दिसंबर को अंदाजा लग जाएगा कि AIMM के पास 2% 3% वोटों से ज्यादा कुछ नहीं मेरी समझ में आ रहा है। ठीक है। सीके ठाकुर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सीके ठाकुर जी, कांग्रेस लगातार कह रही है कि AIMM और आप ये बीजेपी के साथी हैं, लेकिन अब वहाँ तो नारे लगे, काले झंडे दिखाए गए, मोदी मोदी के नारे लगे, कैसे देखते हैं इसको? जी देखिए चंद्रशेखर भाई, मैंने तो पहले भी कई बार कहा है कि ओवैसी साहब जो हैं ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में है। आपने देखा होगा बिहार के चुनाव में भी जितने सीट से उन्होंने खड़ा किया था, तो उसका सीधा उद्देश्य रहता है कि जो मुस्लिम वोटर्स है उसको किसी तरह से डाइवर्ट करके उसको उस वोट को काट करके जो राष्ट्रीय जनता दल था यहाँ पर या फिर जदयू था, मैंने जदयू तो उसके साथ ही था, मतलब राष्ट्रीय जनता दल एंड जितना जी कांग्रेस के साथी लोग थे, ये सब मिल करके उसके वोट को काटने का काम करता है। ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब उनका है ही, अपना फितरत है। अश्विनी जी, बार बार ये कांग्रेस आरोप लगाती रहती है और जम के ये बात कही जाती है, इसको कैसे समझे इस बात को, या कांग्रेस को आप क्या जवाब से समझाएं? त्रिशूल जी, देखिए सीके ठाकुर जी जैसा बोल रहे हैं, अच्छी बात है, बोलना चाहिए इनको, मगर मैं एक सवाल है आपके माध्यम से ठाकुर साहब से कि क्या लोकतंत्र में किसी भी दल को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्यों नहीं लड़े? भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, आम आदमी पार्टी लड़ रही है, समाजवादी पार्टी लड़ रही है, सारे दल जितने हैं सब लोगों ने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था व्यक्त करने के लिए एक चुनावी पार्टी बनाई और लड़ रहे हैं। तो इसमें कौन ए पार्टी टीम है, कौन बी टीम है, उसका कोई मतलब नहीं है। यहां पर कौन कितनी मजबूती से वहां पर लड़ाई लड़ रहा है, ये देखने वाली बात है। अब इन लोगों को कष्ट क्या होता है? शुरू में तुष्टीकरण की राजनीति इतने सालों तक, 56 सालों तक कांग्रेस ने किया, 80% पर ध्यान नहीं दिया, 20% पर ये लोग लाल किले पर चढ़कर बोलते रहे कि अधिकार उनका है पहला संसाधनों पर। उस समय ये ध्यान नहीं आया कि ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देते हैं। अब क्यों लगने लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सहायता करते हैं? भाई अगर ऐसा है तो आप जाइए उनको समझाइए, आप अपनी बी टीम बनाइए उनको, क्यों भाजपा की बी टीम उनको बने देना चाहते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया चैनलों पर बैठकर प्राणवायु निकालने की बात है त्रिशूल जी, और कोई बात नहीं, क्योंकि अब कांग्रेस के अंदर भी दम नहीं रहा, कांग्रेस खोखली हो गई है। देख लीजिए आप, जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है, तेलंगाना की सीट जो है ये लोग हार गए, गोवा में क्या स्थिति रही, अभी जो चुनाव हुए थे उसमें 4 सीटें भाजपा जीती, लेकिन इनके नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी सिर्फ राहुल जी जो है अभी भी सर्वमान्य नेता है, थे और रहेंगे। अभी जो इनके अध्यक्ष बनाए गए हैं खड़से साहब, उनका कोई प्रभाव नहीं है, न हिमाचल में है न गुजरात में है। तो स्थिति एकदम से मतलब विपरीत स्थिति चल रही है इनकी। तो आज कांग्रेस जो है कुछ न कुछ मिथ्या आरोप लगाएगी ही लगाएगी। अभी तो कुछ दिन बाद देखिएगा ईवीएम का रोना रोएंगे, बहुत बुरी स्थिति होने वाली। तो वो तो इनका चलता रहेगा लगातार, और भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराती रहेगी। ठीक है। आनंद त्रिपाठी जी, आपने कहा कि 3 से 4%, लेकिन यही वोट तो है जो कहीं ना कहीं ट्विस्ट पैदा करता है और कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को ऊपर नीचे कर देता है। चलिए मैं आऊँगा आनंद त्रिपाठी जी के वापस। सीके ठाकुर जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि बराबर आपने मैनिफेस्टो में रखा कि भाई स्टेडियम का नाम बदल देंगे, इससे क्या खुशहाली आ जाएगी वहाँ पर गुजरात में? देखिए इसमें खुशहाली की बात नहीं है, क्योंकि एक मैनिफेस्टो है, जनता का डिमांड है वहाँ, जो जनता का डिमांड है हम लोगों ने उसको वहाँ पे रखने का काम किया। और गुजरात में जो चुनाव होने जा रहा है
समझिए कि गुजरात की जनता पूरी तरह से त्रास्त है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा होगा कि कई नेताओं का जो एमएलए रहे हैं उनका टिकट काटने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब काम नहीं हुआ तभी वो टिकट कटे हैं। जनता सोच रही है कि कौन सी पार्टी ऐसी आवे जो यहाँ पे जन कल्याण की बात करे और जनता का कल्याण कर सके। जिस ढंग से गरीबी और बेरोजगारी, महंगाई, ये सब का तांडव चल रहा पूरे देश में, गुजरात में भी, तो इससे निजात पाने के लिए जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी जो है पुनः कमान अपने हाथ में ले, और इसके लिए जो भी कांग्रेस पार्टी से बन पड़ रहा है वो करने के लिए तैयार है। ठीक है। आनंद त्रिपाठी जी, आपने कहा कि 3 से 4% वोट है इनके पास। यही वोट तो है जो चुनाव को खराब करता है, चुनाव को डाइवर्ट करता है, चुनाव को दूसरे ओर मोड़ देता है, और यही तो है जो त्रिकोणीय संघर्ष कहलाता है। नहीं, ठीक है, इसको टैक्टिकल वो रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये किसी पार्टी की रणनीति है, भाजपा की रणनीति है कि असदुद्दीन ओवैसी को खड़ा किया जाए या उन्हें फंड किया जाए। अगर ऐसी स्थितियां होती तो अब कांग्रेस को भी कोशिश करनी चाहिए। आज शिवसेना उनके साथ है। देश में जैसे एक भाव है कि शिवसेना हिंदू वोटरों पर अपना ध्यान केंद्रित करती है, लोग उसके प्रति उसका रिगार्ड भी करते हैं वोटर। तो क्यों नहीं शिवसेना उतर रही है? आज तो कांग्रेस के साथ है। गुजरात में उतरना चाहिए शिवसेना को, जिससे वो भाजपा के हिंदू वोटर्स में सेंध लगा सके। ये सब बातें कहने की होती हैं। 1 सीट 2 सीटों पर टैक्टिकल जो वोटिंग कराने की बात चलती है, लेकिन पूरे प्रदेश में ऐसा नहीं होता। देखिए, उसका कारण है, आप पिछला बंगाल का विधानसभा चुनाव देखिए, असदुद्दीन ओवैसी बड़े ताम झाम के साथ गए थे, और देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स कहीं हैं तो बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। लेकिन क्या हश्र हुआ असदुद्दीन ओवैसी का वहां पे? किसी लायक नहीं बचे वहां AIM, क्योंकि वहां जो वोटर है वो बाइपोलर हुआ, और वहां का जो मुस्लिम वोटर्स है वो इस बात को ध्यान में रखा कि वो ममता बनर्जी के कामों से संतुष्ट रहा या उनकी बातों पर उसे ज्यादा भरोसा रहा। तो असदुद्दीन ओवैसी का मैं वही कह रहा हूँ, आपकी बात सही है कि 3-4% वोट बहुत होता है, ये बात निश्चित तौर पर, लेकिन ये जो वोट परसेंट होंगे ये पूरे गुजरात में फैले हुए होकर के होंगे, किसी 10-20 विधानसभाओं में इकट्ठे आकर के नहीं बनेंगे, जिससे असदुद्दीन ओवैसी को बहुत बड़ा अंतर डाल सके। जैसे सूरत में चर्चा चल रही है कि वो सूरत से चुनाव भी लड़ सकते हैं, गुजरात के किसी एक विधानसभा से। तो ये उन्हीं बातों का कि टैक्टिकल वोटिंग कराने के सब वो हैं, पैतरे हैं कि वो लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरे गुजरात में फैल करके 2-3% वोट आएंगे, वो कोई खास मायने नहीं रखते हैं किसी और को हराने में। जी अश्विनी जी, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी गुजरात में मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, और कहीं ना कहीं AIMM को भी आ रहा है, और बार बार गुजरात के चुनाव को इस बार ये देखा जा रहा है कि त्रिकोणीय संघर्ष के रूप में तब्दील होता जा रहा है। क्या वाकई में लगता है कि त्रिकोणीय संघर्ष के रूप में तब्दील होता जा रहा है? आप मना करेंगे, लेकिन कहाँ ये लग रहा है कि जो विपक्षियों को या अन्य दलों को कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है? देखिए, कहीं त्रिकोणीय नहीं लग रहा है। मैं मना करने का क्या, मैं सिरे से इसको खारिज करता हूँ। हाँ, कुछ सीटों पर आदमी प्रभाव जमा लेता है, बना लेता है। तो नगर निगम में 26 वार्डों में AIM जीती थी पिछले बार चुनाव, 1-2-4 वार्डों में वो लोग भी सूरत में जीते हैं, और AIM तो 3 सीट पर MLA का चुनाव जीत गई है, 6 सीट लड़ी थी पिछली बार। लेकिन कोई इससे त्रिकोणीय नहीं होता है मुकाबला। 2-4-5-10 सीटें जो है अन्य लोगों को, जब आप रिजल्ट आप दिखाते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, तो उसमें दिखाते हैं भाजपा, कांग्रेस, सपा, अन्य में गिनती नहीं होती है किसी दल की, वो अन्य में ही रहते हैं। तो 2-4 सीट उनकी आ जाए वो अलग बात है, लेकिन कहीं त्रिकोणीय नहीं है। दूसरी 2 बात मैं आम आदमी पार्टी के लिए कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के लिए इस समय जनता जान गई है कि क्या स्थिति है उनकी। देखिए, पंजाब में, दिल्ली में उन्होंने एक वो किया था, कच्चे से पक्का करने की बात नौकरी की थी। ना पंजाब में किया ना दिल्ली में किया। पंजाब में तो घोषणा कर दिया, उसके बाद कुछ किया नहीं। तो वो लोग वहां से अपना साधन लेकर हिमाचल भी चले गए थे, और इनको केजरीवाल जी को सभा छोड़कर भागना पड़ा था बीच से। ये न्यूज बहुत बड़ा नहीं बना, लेकिन सभा छोड़कर वो भागे थे, क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट उनका भी बड़ा शानदार है।
वो गुजरात गए तो वो लोग, वो टीम एक गुजरात में भी वहां पहुंच गई है, दिल्ली और पंजाब से। तो उनकी वास्तविकता बता रही है। शराब घोटाले का पैसा वहां बांटा जा रहा है। इनके यहाँ एक विधायक का टिकट पाने वाले एक थे जो बाद में इनकी पार्टी छोड़ गए। उन्होंने कहा है कि 3-3 हजार रुपए ये बांट रहे हैं और शराब घोटाले का पैसा है जो चार्टर प्लेन से आया था यहाँ, और वो पैसा कहीं रखा गया था जो हमारी जानकारी में, वहां से पैसा बट रहा है। तो सबको पता है कि आम आदमी पार्टी के पास पैसा कहां से आया। हाँ, कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी लड़ने की। दूसरी बात, मैं जरा सीके ठाकुर साहब सामने बैठे हैं, आम आदमी पार्टी का कोई है नहीं, लेकिन सीके ठाकुर साहब ने 2 आरोप लगाए। एक तो स्टेडियम का नाम की बात है, और दूसरा इन्होंने लगाया कि टिकट काटा गया भारतीय जनता पार्टी। तो मैं टिकट से शुरू करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में हर चुनाव में, ठाकुर साहब, अभी पिछला चुनाव में 30% लोगों का टिकट काटा गया। हम लोगों ने तो पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया। हम तो लोगों को, नए लोगों को रास्ता देते हैं कि खाली करें। आपकी तरह नहीं कि जो पुराने लोग हैं उनको बेइज्जत कर रहे हैं, उनके घर पे पत्थर चलवा रहे हैं। कपिल सिब्बल साहब पार्टी छोड़ जा रहे हैं, गुलाम नबी आजाद साहब पार्टी छोड़ जा रहे हैं। सोनिया गांधी जी कितना कहने के बाद, इतने सालों के बाद एक अध्यक्ष का चुनाव दिखावा गया, एक आपने बुजुर्ग को दिया, चलिए ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ नए लोगों को दिया जाता है। आपने नारा दिया उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं, पंजाब में वो नारा भूल गया आपका, आज गुजरात और हिमाचल में वो नारा भूल गया है। तो ये दो तरफा हम नहीं करते हैं, हम अगली पीढ़ी को मौका देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ हर चुनाव में 20%, 25%, 30% टिकट कटते हैं। दूसरी बात, मैं स्टेडियम की बात मैं करना चाहूंगा। मोटेरा स्टेडियम 83 में शायद कांग्रेस की सरकार के दौरान ही बनवाया गया था और उसका नाम रखा गया था। लेकिन उसके बाद जो उतने पता नहीं कितने 36 एकड़ या 360 एकड़ जो भी रहा हो जमीन, मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, उसमें एक खेल संकुल बनाया गया, वल्लभ भाई पटेल खेल संकुल। उसका पूरे का नाम जो है वल्लभ भाई पटेल के नाम पर ही है। मोटेरा में लिखा गया है नरेंद्र मोदी। और इन लोगों ने शुरू कर दिया हंगामा। जिस दल के 400 संस्थानों पर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी और जवाहरलाल नेहरू का नाम है, ये वो पार्टी आज इस तरीके की चीज कह रही है। और अंतिम बात मैं कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति हम लोगों ने लगवाया है, वहां पर इनके किसी भी माननीय नेता ने वहां जाने का कष्ट नहीं किया, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो या खड़से साहब हो, जाने का जहमत नहीं उठाया। और आज पटेल जी के नाम पर इस तरीके का जो है आपने घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं कि हम नाम बदल देंगे। सीके ठाकुर जी, अश्विनी शाही जी को सुना होगा आपने, वो कह रहे हैं 400 संस्थानों पर आप अपना नाम लिखवा के और फिर नाम बदलने की वकालत करते हैं, आपको अच्छा लगता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जब भी जहां नाम पड़ा है, चाहे स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम से हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से हो या राजीव गांधी जी के नाम से हो, तो ये नाम रखा गया है। नाम वहां किसी को परिवर्तन करके नहीं रखा गया था। हम अश्विनी भाई को भी कहना चाहेंगे कि हमने किसी का नाम परिवर्तन नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी की फितरत है कि जो स्टेडियम हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, बहुत सारा चीज है जिसको कि वो नाम परिवर्तन करने की उनकी आदत है। तो ये कांग्रेस इस ढंग की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस जो जहां है बनी हुई है, वो अपने ढंग से राजनीति करती है और जनहित में, मैं बार बार कह रहा हूं कि जनता के हित में, जनता जो चाहती है वो राजनीति करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो स्टेचू है, कांग्रेस के लोग वहां जाते रहते हैं। खुद मैं अभी गुजरात गया था तो मैं वहां खुद भी गया था, और भी हमारे नेता जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है, राजनीतिक स्टंट कुछ भी नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के एक अच्छे नेतृत्व करता थे, एक अच्छे नेता थे, और इन्होंने देश को एक दिशा दिया है। तो वो हमारे कांग्रेस के सर्वमान्य नेता रहे हैं और भविष्य में रहेंगे भी। तो कांग्रेस पार्टी उनका हमेशा ऑनर करती है। और गुजरात में कांग्रेस पार्टी आज सरदार भाई वल्लभ पटेल के नाम पर भी चुनाव लड़ रही है। ये बहुत सारा मुद्दा है जहां की उनको मान सम्मान मिले। कांग्रेस पार्टी इसके लिए हमेशा तत्पर है। ठीक है। आनंद त्रिपाठी जी, ये जो नाम बदलने की राजनीति और नाम बदलने का जो समीकरण है, क्या लगता है आपको कि इससे बड़ा फर्क पड़ने वाला है, या ये मैनिफेस्टो का मुद्दा था चुनाव में?
देखिए, मैनिफेस्टो का मुद्दा तो पार्टियां बनाती हैं, उनकी सोच में जो बातें होती हैं, कई बार जरूरी नहीं है कि मैनिफेस्टो में वो भी चीजें ना हो जो पार्टियां अपने स्तर पर सोचती हैं। कुछ नीतिगत बातें होती हैं जो जनता के बीच कहीं उनका जिक्र नहीं होता, लेकिन वो मैनिफेस्टो में रखे जाते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को यह अधिकार है कि वो इस बात को रख सकती है। हम लोगों को इस पे मतलब असहमत होने का मुझे कारण नहीं समझ में आता है। लेकिन कई बार बाकी जो बातें हैं कि जो अभी कांग्रेस हमेशा कहती रही है, या देश में कई बार ये कई लोगों ने जिक्र किया कि नाम बदले गए, क्यों बदले गए, तो मैं ये इसके विपरीत में एक सवाल उठाना चाहता हूं कि नाम क्यों नहीं कांग्रेस ने बदले। बख्तियार खिलजी के नाम पर, जिसने दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को जला दिया, जो 4 महीने धू धू करके जलती रही, उस बख्तियार खिलजी के नाम पर स्टेशन बरकरार रहा, कांग्रेस ने उसे क्यों नहीं बदला? ये सवाल है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए कांग्रेस से। प्रयागराज जो हमारी आस्था के का एक ऐसा है कि जिसे पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है कुंभ की वजह से, उस प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रहा, कांग्रेस ने उसे क्यों नहीं बदला? क्या हमारी आस्था को पहचानने से मना करती है भारतीय आस्था को कांग्रेस ने? कांग्रेस को बदलना चाहिए, ये सवाल है कि कांग्रेस ने क्यों नहीं बदला उसे। ये सवाल उठते हैं, उठते नहीं, जब तक सत्ता में लोग रहे नहीं उठने दिया, लेकिन उठते रहे, इसी वजह से बदले गए। तो कुछ चीजें बदलाव आवश्यक होता है। बख्तियार खिलजी को कब तक हम अपने सिर पर बिठा के रखेंगे, अपने सीने पर उसको तकलीफ देते रहेंगे? या इलाहाबाद, कौन है इलाही जिसके आगे हम प्रयाग को भूल गए? कुंभ हमारी आस्था से जुड़ा है, वो प्रयाग है। आपके मन में, हमारे मन में, घर में हम यही कहते हैं, कुंभ कहाँ लगता है? प्रयाग में। लेकिन प्रयाग जैसी कोई जगह ही नहीं थी भारत में, इलाहाबाद था। तो क्यों ना बदला जाए? सवाल ये है कि कांग्रेस से चेन्नई का नाम, मद्रास का नाम चेन्नई हुआ, कभी कांग्रेस ने उसका विरोध नहीं किया। बंबई जो कि मुंबई हो गया, कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन जब ही इस तरह की चीजें आती हैं तो अगर विरोध होगा तो गलत है। हाँ, मैं मानता हूं कि मोटेरा स्टेडियम को अगर मोटेरा स्टेडियम रहने दिया जाता तो इससे भाजपा पे कोई जुड़ा नहीं, बल्कि कुछ ना कुछ कटा ही। अगर उसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम दिया गया, ये कोई आवश्यक नहीं था, ये अनावश्यक कार्यवाही थी, मैं ये मानता हूं। लेकिन कांग्रेस अगर को लगता है कि वो सत्ता में आएगी, बदल देगी, वो उसके पास अधिकार है, बदल दे। अगर वो कहती है तो इसके कहने का भी उसके पास अधिकार है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है कि कांग्रेस से ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि जो नाम बदलने आवश्यक थे वो क्यों नहीं बदले गए। सीके ठाकुर जी, वाजिब सवाल है, और आनंद त्रिपाठी जैसे प्रबुद्ध लोग भी अगर ये सवाल पूछे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोग सोचते होंगे इस बारे में। देखिए, जैसे बख्तियार खिलजी, सही बात है कि जो इन्होंने विश्लेषण किया है, तो बख्तियार खिलजी का नाम क्यों पड़ा, या फिर इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद क्यों पड़ा और कब पड़ा, ये तो बहुत दिनों से है। नाम इन्होंने परिवर्तन तो नहीं किया था। तो अब उस नाम को जब हमने नाम पढ़ा, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में भी कई सड़कों का नाम जो है, जो आप तो अपना बता दीजिए, शासक आए थे यहाँ 24 अकबर रोड, अपना बता दीजिए। उनका भी नाम बहुत सारा है। तो उसको परिवर्तन करना, जो नाम है तो चल रहा है, क्योंकि इतिहास है, इतिहास में लोग जाने भी बख्तियार खिलजी कौन था। अब जैसे अंग्रेज चले गए, आज कलकत्ता में आप जाएंगे तो अंग्रेजों का भी बहुत सारा नाम, बिल्डिंग्स का नाम और रोड का नाम उस नाम पर है। तो ये चेंज करना लोग उस पहचान को मिटाने जैसा होता है। तो इसलिए कांग्रेस इस चीज को कभी भी ध्यान नहीं देती है। कांग्रेस सिर्फ अपने डेवलपमेंट विकास में ध्यान देती है। कांग्रेस पार्टी यही तो बड़ा अंतर है। पहचान में आऊंगा आपके पास, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आनंद त्रिपाठी जी, देखिए, उन्होंने कहा कि पहचान मिटाने का काम कांग्रेस नहीं करती है। अब मैं अश्विनी जी के पास आऊंगा, पहले आपसे एक बार जवाब ले लेता हूँ। आनंद जी, अब ये मेरे समझ में नहीं आया, पहचान मिटाने का, किसकी पहचान? अब कांग्रेस के लोगों को अगर यही लगता है कि बख्तियार खिलजी से ही दुनिया शुरू होती है, उसके पहले नालंदा
का कोई इतिहास नहीं रहा, तो ये ज्ञान उनको मुबारक हो। मैं नहीं कुछ कह सकता। वो बख्तियार खिलजी की परंपरा को जिंदा रखना चाहते हैं और नालंदा की परंपरा को भूल जाना चाहते हैं। वो प्रयाग की परंपरा को भूल जाना चाहते हैं। वो इलाहाबाद की इलाही की परंपरा को जिंदा रखना चाहते हैं। तो ये उनको मुबारक। इसीलिए इस देश ने जब जगा तो उनके इतिहास को भूल जाएगा। अगर वो इसी इतिहास को याद रखेंगे कांग्रेस के लोग, तो ये देश बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कांग्रेस के इतिहास को भूल जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ये देश कांग्रेस के इतिहास को भूले, लेकिन अगर यही रहेगा कि हर आक्रांता हमारा हमारा आदर्श बन जाएगा, हमारा इतिहास का हिस्सा बन जाएगा, तो फिर हम कौन सी कौम है? हमको क्या अपने ऊपर कोई हमारा कोई इतिहास है? हमें कोई अपने ऊपर गर्व है कि नहीं है? हमें जो भी आतताई आया पीटा और हम उसे अपना आदर्श मान करके बैठे, हम वो कौम नहीं है। ये बात कांग्रेस को समझनी चाहिए, चाहे वो कितना भी सिखा ले। वो परंपरा जो मार्क्सवादियों ने बनाई है, कांग्रेस उसको पोषित कर रही है। वो परंपरा अब लोगों ने अस्वीकार कर दी है। इस देश में चली वो 40-50 साल लगभग शुरू में स्वतंत्रता के बाद, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसे अस्वीकार करना शुरू कर दिया है। अब हम ये नहीं मानते कि लेनिन महान शासक था। लेनिन ने खून की क्रांति करके शासन किया, हम ये नहीं मान सकते। तो वो इतिहास जो हमको उस तरह का इतिहास पढ़ाएगा, हम वो पढ़ने को तैयार नहीं है। हम नहीं मान सकते अलाउद्दीन खिलजी महान शासक था। हम नहीं मान सकते वो औरंगजेब जिसने अपने भाई दारा सिकोह का सिर काट करके पिता के सामने प्रस्तुत किया, वो दारा सिकोह का जिक्र आज कोई नहीं करता, जिसने भारतीय पूरे ज्ञान को अरब तक पहुंचाया। अरब से वो पश्चिम में गया, जहां उसका विकास हुआ, उसका ट्रांसलेशन हुआ। उस दारा सिकोह को हम भारत में याद नहीं करते। हम आलमगीर मानते हैं औरंगजेब को। हमारा इतिहास औरंगजेब है, दारा सिकोह क्यों नहीं हमारा इतिहास है? और वो औरंगजेब हमारा इतिहास है जो उसी अपने शाहजहां को कैद कर देता और पानी तक के लिए तरसा देता है। वो हमारा, उसके नाम पे हम सड़कें रखते हैं। अगर ये सही है, कांग्रेस के लोगों को ये सही लगता है, तो ठीक है, उसको जस्टिफाई करे पूरे तरीके से, आकर के कहें कि औरंगजेब उनका आलमगीर है, दारा सिकोह से कोई मतलब नहीं। जो दारा सिकोह सर्वधर्म समभाव की बात करता था, उसे कांग्रेस याद नहीं करती। और जबकि कांग्रेस बात करती है सर्वधर्म समभाव की, लेकिन दारा सिकोह उसकी याद में नहीं है। उसकी याद में औरंगजेब है, जो कि सर्वधर्म समभाव की बात नहीं करता। पर ये अजीब स्थितियां मुझे समझ में नहीं आती हैं। कांग्रेस के लोगों को निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उन वामपंथी इतिहासकारों के लिखे हुए इतिहास से आगे बढ़कर के भारत के इतिहास के बारे में जानकारी करनी चाहिए। अपने घर में अपने बुजुर्गों से पूछे, वो बता देंगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं आऊँगा आपके पास। अश्विनी जी, देखिए, बड़े मुझे नहीं लगता कि इस मानस से आनंद त्रिपाठी जी ने भी कहा था, लेकिन उन्होंने पूरा सीके ठाकुर जी ने सिरे से खारिज कर दिया। और मुझे भी समझ में नहीं आया है, पहचान मिटाने वाली बात थोड़ी सी आपने भी सुनी होगी। क्या लगता है कि ये अस्वीकार किसको कर रही है कांग्रेस? चंद्रशेखर जी, देखिए, ये कांग्रेस की जो है यही वास्तविकता है। अकबर रोड जिसका कार्यालय आज भी है, जिसने देश पर 56 साल सरकार चलाया, उसी मातृभूमि पर अब्दुल कलाम भी हमारे हुए और हम लोगों ने उस रोड का नाम बदलकर वहां पर औरंगजेब रोड की जगह उनका नाम रखा है। तो ये हम इतिहास नहीं मिटा रहे हैं, हम अपने लोगों को उचित स्थान दे रहे हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमको अकबर महान पढ़ाया जाता था, चाहे वो वामपंथी इतिहासकारों द्वारा लिखा हुआ हो, चाहे कांग्रेसियों के द्वारा प्रायोजित हो वो पढ़ाने का। अकबर महान पढ़ाया गया हमको, और राणा प्रताप को जो है एक घास की रोटी खाने वाला वो जो है भगोड़ा बताया गया, घाट युद्ध हारा हुआ बताया गया। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है, वो कांग्रेस की देन है। ये लोग जिसका नाम लेते हैं उसके साथ अन्याय ही करते हैं। अभी इन्होंने अपने मुंह से बोल दिया, इनकी वास्तविकता जाहिर हो गई। 41 साल बाद आजादी के, जब एक वोट नहीं पाए नेहरू जी, उस समय प्रधानमंत्री उनको बना दिया गया था पटेल जी के जगह पर। 41 साल लगे उनको भारत रत्न देने में। जब नरसिम्हा राव जी की सरकार आई तब उन्होंने भारत रत्न दिया। अब सोचिए कि इनकी सोच क्या रही होगी। पटेल जी का आज इतना ज्यादा ये लोग महिमा मंडन कर रहे हैं। रामगढ़ जिला है झारखंड में, वहां एक पटेल चौक है, वहां पर एक मूर्ति लगा रहे थे आसजू के कार्यकर्ता, कांग्रेसियों ने रोक दिया जाकर।
वहां लगने नहीं दिया, उनका विरोध किया। तो ये इनका दोहरा चरित्र है। और त्रिपाठी जी ने इतने विस्तार से बता दिया कि दारा सिकों और उसकी बात है। हम तो भारत के और राम के उपासक हैं। जो एक भाई औरंगजेब जो था वो सर जो है काट कर उसके अपने बाप के पास भेजता है, और दूसरा भाई खड़ाऊ अपने हाथ में लेकर जाता है और उन खड़ाऊ के नाम पर सत्ता करता है। तो हम तो राम के उपासक हैं भाई। ये लोग राम का भी विरोध किए हैं, राम सेतु को काल्पनिक कहा है, राम मंदिर को इन्होंने बयान हल्फी देकर रोका है वहां। तो इन लोगों को जनता देश की जान चुकी है कि ये क्या हैं, ये किसके पोषक हैं। माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते हैं तो लाल किले से कहते हैं कि मुसलमानों का पहला हक है यहाँ के संसाधनों पर। अच्छी बात है, कहना चाहिए। लेकिन अगर अल्पसंख्यकों को कह देते तो ईसाई भी आ जाते, सब आ जाते। और हम इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी तो 130 करोड़ 135 करोड़ भारतवासियों की बात करते हैं, उसके बाद ये लोग गाली देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमको 2-4 किलो गाली रोज मिलती है। इसलिए देखिए, कांग्रेस का जो चरित्र था देश ने समझ लिया और आज उनको हाशिए पर ले आकर खड़ा कर दिया। पहले कोई था नहीं, क्षेत्रीय पार्टियां थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक लकीर खींची और इतनी बड़ी लकीर खींच दिया हम लोगों ने कि अब कांग्रेस को उस लकीर को मिटाना मुश्किल है, और वहां पहुंचने की तो बात ही अलग है। सीके ठाकुर जी, क्या लगता है आपको कि जो आप कह रहे हैं वो सही है? बिल्कुल। देखिए चंद्रशेखर भाई, हाँ, भारतीय जनता पार्टी, ये तो हम अतीत की बात कह रहे थे। वर्तमान में आज नरेंद्र मोदी जी के सामने क्या कोई कैबिनेट के मंत्री का औकात है कि कुछ बोल ले क्या? तो ये तो वर्तमान दिखा रहा है, और मैं तो अतीत की बात कर रहा हूँ। यदि दारा सिकों की बात कर रहे हैं तो औरंगजेब चूंकि शासक था, विदित शासक था, वो जानता था वहां का शासक औरंगजेब है। हम डायनेस्टी को याद रखेंगे, इसलिए वो दिया गया कि इतिहास में चाहे जो भी घटनाएं दर्ज हुई है तो उसको लोग भूल जाएंगे ना, उससे लोग उससे सीख लेंगे। साहब, आपका मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, क्षमा के साथ कहना चाहता हूँ कि मुगल आक्रांताओं को ही आप लोग अपना आइडियल मानेंगे? नो नो, अरे आइडियल के लिए बहुत लोग हैं भाई इस धरती पर। ऐसा नहीं है। आपके जैसे व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता ठाकुर साहब। देखिए, राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया था? आपको याद होना चाहिए, राजीव गांधी ने खुलवाया। तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस जो न्याय है, मैंने बार बार कहा कि कांग्रेस जनहित में काम करती है। यदि लगा राजीव गांधी जी को कि नहीं मामला न्यायालय में चल रहा, कोई बात नहीं है, लेकिन ताला खोलो, जो हिंदू श्रद्धालु है पूजा पाठ करेंगे अपना। तो ऐसा नहीं, कांग्रेस हमेशा जनहित में काम करती है। और इतिहास को मिटाने की जरूरत नहीं है। आप जो रोड बना है, मान लीजिए औरंगजेब के नाम से था, उस रोड को आपने चेंज किया, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज जहां लगता है करें, फिर नया रोड में कहीं लोग अपना नाम रखते जाइए। आप जो मिटाएंगे तो ऐसा नहीं कि वो मिट जाते, लेकिन जो शुरू से लगा कि वो डायनेस्टी पर नाम है, उस डायनेस्टी ने यहाँ राज किया, यहाँ आक्रमण करके आया, चाहे जैसे भी हुआ, गुलाम वंश के लोग आए, चाहे खिलजी वंश के लोग आए, तो उस डायनेस्टी का नाम देने का काम किया कि ताकि इतिहास में लोग जाने कि वह कौन था, उसका क्या काम था। तो उसके लिए नहीं था कि वो हमारे उसके प्रशंसा में लगा दिए। मुझे लगता है या तो आप स्वयं से विरोधाभास है आपका इस बात को लेके। मुझे लगता नहीं है कि ये कोई भी इत्तेफाक इस बात से रखता होगा। अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, आऊँगा आनंद जी मैं आपके पास। जी त्रिशूल जी, देखिए किस तरीके से ये एक बड़े ही सीजेंड प्रवक्ता हैं, और आज इनकी बातों में ही आपने जो सही पकड़ा कि इनके अंदर ही द्वंद्व चल रहा है। अगर इतिहास को ये कह रहे मिटाना नहीं चाहिए, तो कोई जरूरी है कि हम अपने आक्रांताओं को याद रखें। अभी एक दिन भाषण पुराना दिखाया जा रहा था टेलीविजन पर, माननीय मोदी जी का, गुजरात में ही भाषण दे रहे थे, कि पुराना भाषण था उनका कि मैं जब यहाँ पर आया तो कहीं निहाल शेख का, कहीं फारूक शेख का, कहीं किसका इलाका कहा जाता था, और मैंने सभी गैंग को मिटाया, और आज जो नई पीढ़ी है उनको जानती ही नहीं है। तो अगर इन लोगों ने पहले ये काम कर दिया होता तो उसको हमको जानने की जरूरत नहीं होती। हमको रसखान रहीम को जानने की जरूरत है। अगर आपको उस आक्रांता औरंगजेब को जानने की जरूरत नहीं है। हमको किसी लॉर्ड मैकाले को जानने की जरूरत नहीं है। हमको विद्याभूषण जी को जानने की जरूरत है। यहाँ पर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को जानने की जरूरत है। हमको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हिंदुस्तान में इतनी चीजें हैं कि उसको जानिए। ठीक है, मैं
आनंद जी, देखिए सीके ठाकुर जी, ऐसा लग रहा है या तो कांग्रेस छोड़ने वाले हैं या सीके ठाकुर जी आज क्या तय करके बैठे हैं मुझे नहीं पता सच में, लेकिन वो जो बोल रहे हैं मैं बिल्कुल भी आपसे ही समझना चाहूंगा कि वो बोल क्या रहे हैं। नहीं, देखिए, दरअसल मजबूरी है ना? कई बार क्या होता है कि जो हमारी पार्टी लाइन होती है हम उससे अलग नहीं हट पाते हैं, ये मजबूरी होती है। लेकिन कुछ ऐसी बहस के मुद्दे होते हैं जहां पार्टी लाइन छोड़ने में बड़ी संकोच नहीं करना चाहिए। मैं ठाकुर साहब के ही तर्कों पे अगर बात करूं तो ठाकुर साहब एस निजलंगप्पा को शायद भूल गए होंगे। ठाकुर साहब भूल गए होंगे कि फिरोज गांधी भी कांग्रेस के कोई चेहरे थे, 3 बार सांसद रहे। मुझे तो नहीं दिखता कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जाए तो एस निजलिंगप्पा जो थे कांग्रेस अध्यक्ष थे, उनका कहीं नाम नहीं है। मोरारजी देसाई जो कांग्रेस के एक बहुत कद्दावर नेता रहे, उनका आज कांग्रेस में कोई नाम नहीं है। तो क्यों नहीं है भाई? अगर इतिहास वो बरकरार ही रखना चाहते हैं तो कम से कम ये 3 नाम, ऐसे 300 नाम है मैं ले सकता हूँ, ये 3 नाम ले रहा हूँ। आज कांग्रेस के इतिहास से ये एकदम से सिरे से गायब है, नदारत है। ठीक है, तो क्यों नदारत है? अगर औरंगजेब को नदारत करने में इतनी तकलीफ है तो अपनी पार्टी के लोगों को नदारत कैसे कर दिया गया? ये बड़ा सवाल है। तो एक इस तर्क का कोई मतलब नहीं है जो ठाकुर साहब दे रहे हैं। ऐसे नहीं आनंद जी, चलता है। शायद जी, इसी कारण शायद अस्वीकार्यता कांग्रेस की मैं पहले बड़ी है। कह चुका ना आपको कि देश में जब इस बात की जागरूकता आई है पिछले 15, 20, 25 सालों में बहुत तेजी से कि हमें अपने लोगों के साथ जुड़ना है, न कि आतताइयों और आक्रांताओं के साथ। हमारा इतिहास वो नहीं है जो हमें पिछले 70, 80, 100 सालों में अंग्रेजों ने लिखा या वामपंथी इतिहासकारों ने लिखा। अंग्रेजी इतिहासकारों ने तो लिखा कि हम सपेरों की दुनिया के लोग हैं, हमें इसके आगे कुछ आता नहीं, बीन बजाने से ज्यादा आता नहीं है। जबकि उनको पता ही नहीं चला, वो जानबूझ करके या तो ऐसा करते रहे या हमें नेस्तनाबूद करना चाहते थे। हमारा इतिहास अब सामने आ रहा है दुनिया के कि 1895 में बापू तलपटे ने हवाई जहाज उड़ा दिया था चौपाटी पे, लेकिन किसी इतिहासकार ने जिक्र नहीं किया। राइट ब्रदर्स को उसका वो मिला है। आखिर हम अपने लोगों को भुला रहे हैं। हमारे पास वो ताकत उस वक्त नहीं थी, तो हम दूसरों ने हमें भुलाया, तो क्या हम खुद जब सत्ता में आए तो भी अपने आप को भुलाते रहें? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारी बड़ी चीजें हैं आज दुनिया में, नोज थेरेपी अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने नाम रखा है। वो महाराष्ट्र के एक नाई से सीखा, उसको ले जाकर के इंग्लैंड में सीखा, लेकिन हमारे देश में उसकी चर्चा नहीं होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम दुनिया बहुत आगे थे, लेकिन वो हमको ऐसा बताए कि हम एकदम फ्लॉप लोग थे, फेल थे, बुद्धिहीन थे। हमने वो चीजें दी हैं जिससे आज दुनिया खड़ी है। पूरा स्पेस साइंस इस बात पर वाराहमिहिर और आर्यभट्ट के सिद्धांतों पर आज खड़ा हुआ है। पूरी फिजिक्स खड़ी हुई है भारतीय मैथमेटिक्स के इतिहास पर। और हम ये कहते हैं कि हम औरंगजेब प्रिय है, हम उसके इतिहास को बदलेंगे नहीं। हमें क्या नाम से शाहजहां प्रिय है, हमें अलाउद्दीन खिलजी प्रिय है, हमें शेरशाह सूरी प्रिय है। हम ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये लोग एक क्षण के लिए, क्षणिक, भारत के इतिहास में ये क्षणिक लोग थे और ये लोग लुटेरे थे, और हम इन्हें अपना बादशाह और इतिहास मान ले, ये हमारी भूल है। और कांग्रेस अगर ऐसा मानती है, समझती है, तो निश्चित तौर पे जो आप कह रहे हो मैं वही कह रहा हूं कि जो कांग्रेस के अस्वीकार्यता बढ़ी है देश में कांग्रेस के प्रति, उसके मूल कारणों में ये सबसे बड़ा कारण रहे। बिल्कुल। और अश्विनी जी, आप तो बहुत खुश होंगे कि 25 रैलियां होने वाली हैं। 5 गलती भी की आपको तो फायदा हो ही जाएगा। आप तो सोच रहे होंगे बहुत अच्छा हुआ कि अब 25 रैलियां होंगी, 5 गलती भी हुई तो आपको तो फायदा ही है। गलतियां क्या, हमारे तो स्टार प्रचारक है ही हैं वो, इसमें कोई कहने की कोई बात नहीं है। वहां भी अब देखिए कौन सा कागज फाड़ते हैं जाकर, क्या करते हैं। रैलियां करें, उनको भी जो है वो करने का हक है। कम से कम इतना तो आया कि अब भारत जोड़ो छोड़ने के बाद अब वहां जाने की बात हो रही है, वहां यानी कि उनकी कमी महसूस हुई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन जितना सक्रिय है, हमारा पन्ना प्रमुख के बाद पन्ना कमेटी तक सक्रिय हो चुकी है। एक पन्ने पर 5 लोगों की कमेटी हमारी बन गई है कि जो कम से कम, और आप सोचिए कि इस तरीके से अगर वोटों का विश्लेषण करेंगे
तो वोटों का विश्लेषण, एक आदमी अगर 2 वोट ही ले आता है तो अब सोचिए कि कितना जो है हमारे वोट में इजाफा होगा। 12 से 17 में हमारा वोट बढ़ा था वहां, मगर सीटें कम हुई थी। बाद में उपचुनाव वगैरह से हमारी सीटें फिर बढ़ गई, मगर अब वो उससे ज्यादा हम लोग 150 सीटों का जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि हमको उतना पाना है, तो हम अचीव करने तक का लक्ष्य लेकर, और हमारे केंद्रीय नेतृत्व से लेकर और वही पन्ना कमेटी तक के लोग भरपूर मेहनत कर रहे हैं। और आज गुजरात की जनता, जहां का बेटा तो हिंदुस्तान के भी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन गुजरात उनका घर है, उनकी माँ वहां रहती हैं। और देखिए इस चुनाव में किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनकी माता जी तक को नहीं छोड़ा, लपेट लिया, जो 100 साल की बुजुर्ग हैं। तो ये चीजें इतनी ऐसी होती चली जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वहां के लोग अपने आप ऊंचा उठाते चले जा रहे हैं। इस बार देखिएगा वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी बहुत तेजी से बढ़ेंगी, लेकिन और कांग्रेस का आया होगा। 2 सवाल ऐसे हैं जो जवाब गहरे हैं जिनके कि एक तो वडनगर पिछली बार कांग्रेस ने जीत लिया, और दूसरी बात कि आम आदमी पार्टी में जो गुजरात को लेकर उत्साह है वो समझ में नहीं आता कि ये किस प्रकार का उत्साह है। देखिए आम आदमी पार्टी ने क्या जीता था, एक 4-5 सीटें जो है वहां पर उन्होंने सूरत में उसकी कारपोरेटर की जीता है, और एक सीट अहमदाबाद में कहीं जीता है। तो ये उनका जनाधार नहीं बढ़ गया है, और पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई संगठन भी नहीं है। हाँ, आम आदमी पार्टी प्रयास जरूर कर रही है कि हम एक विकल्प के रूप में उभरें, तो कुछ असंतुष्ट भाजपा में भी होंगे, कुछ असंतुष्ट जो है कांग्रेस में भी होंगे, वो उनको हो सकता है कि उनके तरफ चले जाएं। लेकिन याद रखिए पिछले बार भी वो चुनाव लड़े थे और नोटा से भी कम उनको वोट मिला था, और सभी जगहों पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो अभी कोई ऐसी बात नहीं है, लोकतंत्र है, वो दरवाजा खटखटा रहे हैं आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। 2 राज्यों ने उन्हें स्वीकार किया है, मैं उनको खारिज नहीं करता हूं, लेकिन मैं गुजरात के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, अन्य राज्यों में अभी बहुत दूर की संभावनाएं हैं। पंजाब में उनको सत्ता मिल गई, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। वो लोग जान गए हैं कि ये अरविंद केजरीवाल जी क्या हैं, इनकी नीति क्या है, इनकी नीयत क्या है। कांग्रेस से समर्थन लेने पर इन्होंने बच्चों की कसम खाई, फिर से कांग्रेस से समर्थन लिया। वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए उन्होंने कहा, और आज चार्टर प्लेन से चल रहे हैं, पैसा भी ले जा रहे हैं, बांट रहे हैं वहां, सुरक्षा नहीं लेंगे। दिल्ली को इन्होंने स्मॉग सिटी बना दिया है, लेकिन अपने घर में 10 करोड़ का जो है एयर फिल्टर प्यूरिफायर लगाया हुआ है। तो आज 3-4 एकड़ का जो है उन्होंने बंगला लिया हुआ है। तो ये सारी चीजें सबको दिख रही हैं कि वो किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी आज भूला नहीं है कि किस वैगनार से वो चला करते थे, और आज का चार्टर प्लेन भी उनका दिख रहा है लोगों का। तो ऐसा दिल्ली में जो है रोडवेज घाटे में चल रही है, जल बोर्ड घाटे में चल रही है, बिजली विभाग घाटे में चल रहा है, और ये फ्री बांटने की बात कर रहे हैं। आज गुजरात की जनता से, आप तो चौथे स्तंभ है, आपका रिपोर्टर जरूर गया होगा वहां, आप पता करिए किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि गुजरात की जनता व्यापारी जनता है, यहाँ फ्री में कोई ना कुछ लेता है ना कुछ देता है। तो यहाँ फ्री भी नहीं चलेगा, जहां से वो आए हैं उनको भेज दिया जाएगा। हमारी और कांग्रेस की लड़ाई है वहां, पहले से हम लोग लड़ रहे हैं, और कांग्रेस जो है अपना वीरता से लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त होगी, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। सीके ठाकुर जी। जी, अश्विनी जी कह रहे हैं वीर गति को प्राप्त होगी कांग्रेस। देखिए अश्विनी भाई को हम थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहते हैं। अश्विनी भाई, आपने आनंद त्रिपाठी जी ने कहा था कि दिल्ली में जो सड़कें बनी थी औरंगजेब के नाम पर और खिलजी के नाम पर या जो भी था, जिस समय हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ करके हम शासन में आए थे, भारतीय के हाथ में बागडोर आया था, उस समय रोडों का चयन करना था, तो जो डायनेस्टी आया था, जो शासक थे, उसके नाम पे रखा गया रोड, साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया रोड, और जो संतों के नाम पे रखा गया रोड। वो रोड रखने की परंपरा, वहां को ऐसा नहीं था कि वो मुसलमान है या फिर वो ऐसा था इसलिए रखा गया था। खिलजी वंश आखिर यहाँ शासन किया था, यहाँ रहा था, तो इसलिए वो नाम था। अब वो परिवर्तन जो भी जिसके मन में आ रहा है, आज राजनीति का एक दौर चल रहा है कि किसी तरह से हम धर्म के नाम पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएं। ठीक है, ये होना चाहिए। समय जो है परिवर्तनशील है। दूसरा, मैं नहीं देखिए सीके ठाकुर जी देखिए, लोग दरअसल पूछते हैं भाई मौर्य वंश भी था, गुप्त वंश भी था, फिर लोधी क्यों याद रह गया,
फिर खिलजी नाम क्यों पर याद भी रह है। गया, लोग पूछते हैं भाई, और आप उसको पूरी वहाँ अशोक बिल्कुल रोड भी एकदम है, आप उसी से वहाँ उसी अशोक बात रोड से भी जुड़े है, हुए हैं अब ऐसा तक। नहीं है। हाँ वहाँ अशोक रोड भी है। देखिए वो, चूंकि ये तो देखिए, अब जितना प्याज को आप छीलेंगे तो वहां कुछ बचेगा ही नहीं। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी कि कांग्रेस ने मुस्लिम था शासक इसलिए वो नाम रखा गया था। वहाँ महाराणा प्रताप के नाम से भी रोड है, वहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर भी रोड है, सभी लोगों के नाम पर रोड है, जो भी स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते उनके नामों पर रोड है। ये सब तो बात बनाने का चीज है। क्योंकि देखिए ये मुद्दा भटकाते हैं, अभी चुनाव का समय है, बेरोजगारी, महंगाई, इस सब से मुद्दा को भटका करके भारतीय जनता अरे पार्टी भाई चाहती है आपको किसी लिखना तरह से चाहिए हम था जो है मैनिफेस्टो में, हिंदू आपने ही लिखा है मुसलमान करके। मैनिफेस्टो में नाम बदल देंगे। जी ये मैनिफेस्टो में आपने लिखा कि बीजेपी ने लिखा कि नाम बदल देंगे स्टेडियम का? नहीं, स्टेडियम का बहुत बड़ा नाम विषय जो था था। वो करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस नाम को बदलने का काम किया था, इसलिए उन्होंने वहां दिया गया वो। मैं दूसरी बात कह रहा था कि जैसे प्रधानमंत्री जी का फोटोग्राफी का बहुत चर्चे में आ रहा था, आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस को पास देते हैं प्रधानमंत्री, काफिला जो है एम्बुलेंस, ये तो पूरा सेट रहता है। पूरे हिंदुस्तान में वीआईपी का जो कल्चर रहा है, जो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री जो पासिंग का, तो ये एक मीडिया में अपना शो करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसे हैं, वो सब दिख रहा है। और दूसरी बात, माता जी का किस एंगल से फोटो खिंचवाते हैं? अरे मेरी माता जी, हम माता जी से मिलने जाएंगे तो फोटोग्राफी कराने की क्या जरूरत है? मेरी माँ है, हम दुनिया को कई एंगल से फोटो तो ये सब जो है ना, प्रधानमंत्री जी का बहुत छोटापन दिखता है। लेकिन और आप इससे देखिए किस परंपरा के लोग हैं कि भाई माँ के संग फोटो आपको बुरा लग रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा ये बात भी। बुरा नहीं लग रहा और है। दिल्ली की सड़कों पे इब्राहिम लोधी अच्छा लग रहा है, ये तो सीके ठाकुर जी आज तो आप लेस बांधते हैं तो वो बुरा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को। आज आप तो सार्वजनिक रूप से दिख रहा था, वो रोड पे चल रहे थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी माता जी का फोटो खिंचवाते हैं, कई एंगल से फोटोग्राफर खींचते हुए दिखाते हैं हमने अरे माँ है, माँ से हम कैसे मिलेंगे, वो मेरा पर्सनल मामला है। तो ये तो सब कुछ दिख रहा है। हम एम्बुलेंस को कैसे पास दे रहे हैं रात को, ये सब देखिए। एक संवेदनशीलता नहीं रखनी चाहिए क्या ठाकुर साहब? एम्बुलेंस को पास देना, एक तो आज तो एक कानून बन गया है कि अगर हम और आप पास नहीं देते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा। ये तो आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी तो खैर उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई कि पास दे दिया। मुझे याद आ रहा है चंद्रशेखर जी एक वाकया, इसमें दिखाया गया कि नेता हुआ करते थे, इस समय नहीं है हमारे बीच, बड़े मजबूत नेता थे, वो किसी पद पर नहीं थे, 1-2 बार शायद एमपी जीते थे, स्वर्गीय संजय गांधी जी। मोदी जी का एक गोरखपुर में एक बार जो है वो उन्होंने एक फरमान जारी किया कि सारे मकान एक कलर के होंगे। सर हर शहर में जाते थे तो एक कलर का मकान करा देते थे। एक आदमी ने नहीं रंगवाया था अपना, उधर से जब गुजरे तो उसको वहां से बुलवाया उन्होंने, और उसके बाद कार्यकर्ताओं ने उनके सामने मारा उसको। ये तो वो भी तो उसी कल्चर के ये लोग पोषक है ना। सोनी भाई कैसे देखिए, करेंगे? नहीं ठीक है। मुझे ये आनंद जी, मैं बस आनंद जी, मुझे समझ में नहीं आया माँ के संग फोटो खिंचाने से तो क्या इससे कांग्रेस को परेशानी? लोगों को समेट के रखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि परेशानी अब मोदी से है, मोदी के हर काम से परेशानी है। मुझे लगता है कि मैं कोई देखिए मोदी का समर्थक या भाजपा का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस को मोदी फोबिया हो गया है। ये प्रॉब्लम जो है या इस देश की विपक्षी पार्टियों को, वो मोदी को हराने की बजाय मोदी के बारे में ऐसी बातों का विचार कर रहे हैं कि जिससे मोदी को मजबूती मिल जाती है। अब जैसे मोदी की माता जी के बारे में कोई बात आएगी तो देश का सेंटीमेंट इस बात को लेकर के मोदी के साथ खड़ा हो जाएगा, उनकी माँ के साथ खड़ा हो जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। अगर कोई फोटो अलग अलग एंगल से खिंचवाता है, आज तो मोबाइल हर किसी के पास है, आप देखिए हर आदमी मोबाइल से अपनी पिक कर रहा है अपने को। तो अगर प्रधानमंत्री करते हैं अपनी माँ के साथ तो इस पे कोई बड़ी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और ये कोई गलत बात नहीं है। हो सकता है प्रधानमंत्री को ये फोटो खींचने और खिंचवाने का शौक हो, इसको ये तो सामान्य बात है। कांग्रेस को उनकी नीतियों और कार्यक्रमों की चर्चा करनी चाहिए, व्यक्तिगत जीवन की चर्चा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और यही चर्चा में यही कई फायदा बीजेपी को हो जाता है। समय समाप्त हो रहा है। अश्विनी शाही जी, सीके ठाकुर जी, आनंद त्रिपाठी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल कांग्रेस वो गलती कर देती है जिससे बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचता है। अब ऐसे में देखना होगा कि जनता इस गलती को कैसे समझती है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबीटी।